राजस्थान की प्राचीनकालीन सभ्यताओं के मामले में इस सवाल को देखिए, कौन सा नहीं है। ये 2023 के सीईटी में आया हुआ सवाल है कि कालीबंगा में ऊंट की हड्डियां मिली है या नहीं। कालीबंगा में प्रथम अंकित भूकंप के साक्ष्य मिले हैं या नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत होने के लिए अनेक विद्वानों का आपस में अनेक मत हैं। भूकंप के सर्वप्रथम साक्ष्य कालीबंगा से है या नहीं। इसकी प्रथम खोज करने वाला इतालियन इंडोलॉजिस्ट लुई पियो टोसिटरी था। हड़प्पा में अग्निवेदिकों के साक्ष्य मिले हैं या नहीं। ये सवाल काफ़ी डेप्थ में है। इस क्लास में मैंने इस तरीके के सवाल को सोल्व करने के लिए लगभग 5 से 6 किताबों से कंटेंट निकाला है। 6 से लेकर 8 तक जो पुस्तकें चलती थी पहले आरबीएससी में, उसमें से इससे संबंधित प्रत्येक फैक्ट निकाला गया है। राजस्थान अध्ययन की 9th की किताब में ये लिखा गया, उससे सारे फैक्ट निकाल दिए गए हैं। आरबीएससी की नई किताब आई है 10वीं की, उसमें से सारे फैक्ट निकाले गए हैं। कोटा ओपन की फ्री में उपलब्ध होने वाली पुस्तक से सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और कहानियाँ निकाली गई हैं। राजस्थान के इतिहास की सबसे फेमस किताब गोपीनाथ शर्मा की आती है, उसमें से सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और कहानी निकाल कर एक जगह रख दी गई है। उसके बाद राजस्थान के इतिहास की एक और किताब आती है शर्मा और पावा। ये किताब यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे चलती है, उसमें से भी सारी फैक्चुअल और कहानी निकाली गई है। और हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक पुस्तक है, वो कुमचंद जैन और एक कोई राइटर और है, उसमें से भी सारी जानकारी यहाँ से निकाली गई है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 किताबों का निचोड़ इस पार्ट में है। इसके बाद आए हुए सवाल और भविष्य में आने वाले कोई भी सवाल इस कंटेंट से बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता पढ़ते हैं। कालीबंगा सभ्यता कहाँ अवस्थित है, तो ये बहुत सामान्य बात है, हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। और ये प्राचीन नाम द्वेषवती जिसे गग्गर नाम से भी जाना जाता है, सरस्वती नदी घाटी में अवस्थित है। कालीबंगा है वो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रोमिनेंट सेंटर रहा है। मुख्य सेंटर था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। उसके बाद तीसरा प्रोमिनेंट सेंटर था कालीबंगा। जब सभ्यता अपने शुरुआती चरण में थी तो उसे सर्वाइव करने के लिए एक इकोनॉमिक बेस चाहिए था, और उस इकोनॉमिक बेस के लिए इन्होंने नदी किनारा चुना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी महत्वपूर्ण स्थल है वो सब नदी किनारे ही अवस्थित है। और वही कॉन्सेप्ट कालीबंगा के मामले में भी सच है। तो हनुमानगढ़ के आसपास अवस्थित हैं, तो हनुमानगढ़ के आसपास जो आज एकमात्र नदी वहाँ बहती है वो है गग्गर, और उसको प्राचीन नाम से जाना जाता था द्वेषवती। अभी रिसर्च चल रहा है कि जो ये गग्गर नदी है वही सरस्वती नदी थी जो 7 सप्त सिंधु नदियों में शामिल थी, 7 नदियों में, जो गंगा यमुना के साथ कलेक्शन में थी। उसी नदी का अवशेष गग्गर है। तो वो जो गग्गर नदी है वही सरस्वती नदी, उसका अन्य नाम है जो प्रलुप्त हो चुकी है, उसी का नाम द्वेषवती है। अब ये आरबीएससी की किताब से दिया हुआ है, ये द्वेषवती नदी है। ये सरस्वती नदी ऐसी बहता करती थी, इसमें ये यमुना उसकी सहायक नदी, सतलज भी उसकी सहायक नदी थी। व्यास उस समय सिंधु अलग थी। अभी जो वर्तमान में है सतलज भी सिंधु की सहायक है, यमुना अलग है। लेकिन उस दौर में ये द्वेषवती नदी और सरस्वती नदी प्रोमिनेंट मेन स्ट्रीम सरस्वती थी, द्वेषवती उसकी सहायक थी, यमुना भी उसकी सहायक थी, सतलज जी इसी नदी समूह का हिस्सा था।
अब इतनी सी इन्फॉर्मेशन के आधार पर ये एक सवाल आया अभी की परीक्षाओं में, ये 2022 में पूछा गया था ज्योग्राफिक लेब स्टैंड में। कालीबंगा उत्तर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी के किनारे है? तो बनास है नहीं, साउथ में है, साबरमती भी नहीं है, लूनी भी नहीं है, आसान है, घग्गर नदी। अब एक और फेमस सवाल है कि जो भी सभ्यता है, चाहे वो हड़प्पा से पहले की प्राक हड़प्पा हो या फिर हड़प्पा हो या उसके बाद में भी वैदिक और लेटर वैदिक हो, इसमें एक सवाल आता है कि कौन से सभ्यता को किसने खोजा था। और इसमें विभिन्न सभ्यताओं के नाम में कंपैरिजन करके स्पष्टता के साथ एग्जैक्ट कौन से सभ्यता को किसने खोजा था, ये नाम याद रखना चैलेंजिंग है। क्योंकि जब भी ऑप्शन आएंगे तो कालीबंगा के साथ याद किए हुए अन्य सभ्यता के नामों के साथ कन्फ्यूजन होता है। इसके लिए मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी व्यक्ति का नाम है वो कौन सी सभ्यता से किस पृष्ठभूमि से जुड़ा, उनमें कौन कौन सी विशिष्टता थी, और फिर कोशिश किया है कि जो भी व्यक्ति का नाम है उसकी फ़ोटो नोट्स में लगाई जाए, ताकि 3-4 बार उसको देखने के साथ सभ्यता के नाम के साथ फ़ोटो अटैच होने पर सोचने के दौरान स्पष्टता अधिक मूलभूत हो जाए। तो आज़ादी से पहले ही सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थलों को खोजा जा चुका था। जब आज़ाद हुआ भारत तो उसके बाद नए सिरे से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का कार्य आरंभ किया गया। तो उसमें से सबसे पहले प्रोमिनेंट स्थलों को चुना गया और उसमें सबसे ज़्यादा संभावना वाला क्षेत्र था कालीबंगा। तो इस कालीबंगा को टारगेट किया ये अमलानंद घोष साहब ने। उसका कारण ये था कि अमलानंद घोष साहब उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे। ये उनकी फ़ोटो है। तो उस समय के डायरेक्टर ने कालीबंगा को टारगेट रख के ये खुदाई करने का कार्य आरंभ किया, ताकि प्राचीन भारत की सभ्यताओं के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन को जाना जा सके। 1952 में खोज के बाद पुरातात्विक स्थलों की खुदाई विभिन्न स्तरों पर होती है। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसमें पहले एक लेवल की खुदाई की जाती है, संस्कृति का एक लेवल निकलता है, उसके बाद उसका एनालाइज किया जाता है, फिर उसके बाद अगले स्तर की खुदाई की जाती है, उसमें अलग कल्चरल टूल्स मिलते हैं, उसके बाद उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है, फिर वापस नीचे के स्तर की खुदाई की जाती है। ये एक टिपिकल प्रोसेस है। तो सबसे पहले स्तर का उत्खनन 1952 में हुआ था और उसको किया था ये अमलानंद घोष साहब का नाम याद रख लेना है। इनकी ये फ़ोटो है। कालीबंगा को ही टारगेट इसलिए किया क्योंकि ये प्रोमिनेंट सेक्टर था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पहले खुदाई काफ़ी हो चुकी थी और ये डायरेक्टर थे, तो इन्हीं के हाथ में था कि कौन सी प्रोमिनेंट साइट को खोदना है या उत्खनन करना है। तो इन्होंने खुद के नेतृत्व में कालीबंगा की उत्खनन चालू किया। उसके बाद अगले स्तर की खुदाई के लिए व्यापक प्रयास 1961 से लेकर 1964 के बीच किए गए। रीज़न ये रहता है कि एक डिबेट चलती है कि कौन सी कंट्री है वो कितनी ज़्यादा हिस्टोरिकली डेप्थ रखती है, कितनी ज़्यादा पुरानी है। उस आधार पे ये जजमेंट किया जाता है कि भाई जो जितनी सभ्यता और संस्कृति पुरानी होगी उसके इवोल्यूशन प्रोसेस से मैच्योरिटी ज़्यादा होगी।
क्योंकि जब अंग्रेज़ आए तो इन्होंने कहा कि भाई भारत की संस्कृति हमारी संस्कृति के बाद आई और हमारी संस्कृति की वजह से ही भारत की या हिंदुस्तान या दक्षिण एशिया की संस्कृति का विस्तार और परिपक्वता आई। तो ये जो पुरातत्व खोज थी, इसके आधार पर नेशनलिस्ट हिस्टोरियन विशेष रूप से प्राच्यवादियों ने यह दावा किया कि भाई चूँकि संस्कृति 4000 साल से भी पुरानी है, इसलिए आपका यह दावा खारिज है। तो अंग्रेज़ों को काउंटर करने के लिए एक टूल की तरह इन हड़प्पन साइट का यूज किया गया। अब जब डिबेट तेज हो गई तो अगले स्तर की खुदाई का कार्य चालू किया जाता है कालीबंगा में। और इस बार जो 3 मुख्य नाम हैं उनमें प्रोमिनेंट हिस्टोरियन बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खर्रे हैं। अब इन तीनों नामों को याद तो करना ही है, लेकिन एक तरीका है कि इसे कैसे समझा जाए। जिस प्रकार अमलानंद घोष 1952 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे, उसी प्रकार से जब 1961 में वापस से कालीबंगा का उत्खनन चालू किया गया तो बीबी लाल खुद डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे। उन्होंने खुद इस प्रोजेक्ट को हेड किया। इनका पूरा नाम है ब्रिजकृष्ण थापर, ब्रिजकृष्ण लाल, ब्रिजबंसीलाल, ब्रिजबंसीलाल। तो ये चूँकि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे, डायरेक्टर जनरल थे, तो ये हेड कर रहे थे प्रोजेक्ट को, तो इनका नाम आना ही आना है। उनके बाद जो इनके साथी लोग थे, बीके थापर कैसे जुड़े उनको जानते हैं। बीके थापर का पूरा नाम है ब्रिजकृष्ण थापर। दोनों में ब्रिज नाम कॉमन है, तो एक एनालॉगी भी आप बना सकते हैं कि एक ब्रिजबंसीलाल है, एक ब्रिजकृष्ण थापर है। इनकी फ़ोटो कुछ इस प्रकार से दिखती हैं और इनका कालीबंगा से जुड़ने का प्रोसेस इस प्रकार से था कि किसी भी साइट के उत्खनन करने के लिए अलग अलग भागों के लिए स्पेशलाइज विशेषज्ञ आर्कियोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। इस प्रोजेक्ट के हेड थे बीबी लाल। उनका काम एडमिनिस्ट्रेटिव और सुपरविज़न का था, लेकिन जो मूल उत्खनन का कार्य है वो फील्ड डायरेक्टर को करना होता है। इसमें बहुत संवेदना बरतनी होती है कि उत्खनन के दौरान कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी टूटे नहीं। और चूँकि सभ्यता कई सालों वर्षों से दबी हुई थी, तो उनको पत्थर वगैरह मिट्टी को हटाने के लिए जोर आजमाइश में की भी आवश्यकता होती है। तो ये दोनों को बैलेंस करने के लिए स्पेशलाइज होते हैं आर्कियोलॉजी में फील्ड डायरेक्टर। तो एएसआई में सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट के साथ ये फील्ड डायरेक्टर थे। तो ब्रिजकिशन थापर जी के फील्ड डायरेक्टर के प्रत्यक्ष अनुसंधान में ये उत्खनन का कार्य किया गया। तो वापस से देख लेते हैं। हेड है बीबी लाल, जिनमें कॉमन नाम है ब्रज, और फील्ड डायरेक्टर है पी के थापर। ब्रज नाम है, के में कृष्ण नाम शामिल है, थापर। उसके बाद एक नाम आता है एमडी खर्रे, डॉक्टर एमडी खर्रे, मधुकर धुंधीराज खर्रे। जिस प्रकार मैंने कहा कि अलग अलग स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी भी प्रोमिनेंट साइट को उत्खनन करने के लिए, तो उसी साइट के प्रशासनिक और स्पेशली साइंटिफिक सलाहकार। एक्चुअली क्या होता है कि जब किसी साइट का उत्खनन किया जाता है तो उसमें हिस्टोरियन के साथ साइंटिफिक प्रोसेस भी होता है। जैसे कार्बन C14 से किसी भी साइट की
एज निकालनी होती है। तो ये पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है। तो इस साइंटिफिक प्रोसेस को करने के लिए आर्कियोलॉजी में भी साइंटिफिक एडवाइज़र होते हैं। उनका एक स्पेशलाइजेशन वाला काम होता है। तो इस विंग के हेड थे ये डॉक्टर एम.बी. खर्रे। अब अपन ने इन तीनों व्यक्तियों का एक ग्रुप सेकंड टाइम में, और पहले व्यक्ति सबसे पहले 1952 में अपन ने देखा था अमलानंद घोष साहब। उसके बाद 1961 से 64 तक 3 साल चलने वाले उत्खनन में अपन ने देखा बी लाल, बी.के. थापर और बृजकृष्ण थापर। ये तो इनकी 1964 तक होने वाले उत्खनन की मोटा मोटी प्रोसीजर हो गई। अब अपन देखते हैं कि क्या इस जानकारी से अपन आने वाले सवालों को हल कर सकते हैं क्या। पहला सवाल है कि किस अभिकरण अथॉरिटी ने कालीबंगा के उत्खनन का कार्य संभाला था। तो अपन ऊपर से देखते आ रहे हैं, जो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड है वो इसको सुपरवाइज कर रहा है। तो सीधा सीधा बात है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसका कार्यालय नई दिल्ली में, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। अन्य ऑप्शन है राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय, क्योंकि वो उस समय भारत सरकार हेड करती है सारे सिंधु घाटी सभ्यता को, तो राजस्थान का कोई भी सेंटर हो नहीं सकता। डेक्कन कॉलेज जो पुणे में है वो भी नहीं है, और मेलबोर्न वाला विश्वविद्यालय भी नहीं है। अगला सवाल जो लगभग 6 से 7 परीक्षा में आया हुआ है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में किसने लाया था। कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जा सकता है। तो ये चारों लोग बी लाल, बी.के. थापर, एम.डी. खर्रे, अमलानंद घोष कालीबंगा के उत्खनन से जुड़े हुए थे। लेकिन ऊपर अपने पढ़ा कि 1952 में सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य अमलानंद घोष करते हैं, और तीनों ये मिलकर 1961 से 1964 तक उत्खनन का कार्य संभालते हैं। अगला है कि वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के बीच में से कौन सा पुरातत्ववेदा कालीबंगा उत्खनन से संबंधित नहीं है। एम.डी. खर्रे है, बी.के. थापर है, बी लाल है, ये हेड है, ये फील्ड डायरेक्टर है, और ये साइंटिफिक एडवाइज़र है। आर.सी. अग्रवाल नहीं है। एक सूचना यह है कि जब प्राचीन कालीन सभ्यताओं की खोज अंग्रेज़ों ने चालू की थी, तो अलग अलग अंग्रेज़ अधिकारियों ने अलग अलग स्थानों के उत्खनन को प्रकाश में लाया। उस दौरान 1917 के आसपास ये इतालवी इंडोलॉजिस्ट था लुइगी पियोट्रोसिटरी। ये एक प्राच्यवादी विद्वान था जिनको प्राचीन कालीन संस्कृतियों के बारे में जानने की रुचि थी। तो इसी दौरान इन्होंने इस स्थल के खोज की थी। लेकिन ये जो कालीबंगा एग्जैक्ट नाम है ये घोष साहब के उत्खनन के बाद ही पड़ा था। उसका कारण भी अपन जानेंगे कि किस कारण से इसका नाम ये पड़ा। इस स्थल की जो उत्खनन हुआ उसमें कितने स्तर के संस्कृति के प्रमाण अपन को मिलते हैं। जैसे भी कोई स्थल होता है, जैसे मान लो कि ये कालीबंगा का स्थल है, वहाँ पे प्रारंभ में हंटिंग और गैदरिंग करने वाली कोई सोसाइटी आके रहने लगती है, खेती वगैरह करती है। उसके बाद कोई एक ऐसा एनवायरमेंटल या एक्सीडेंटल इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से वो सभ्यता नष्ट हो जाती है। फिर धीरे धीरे इंसान वापस रिवाइज करता है, वहाँ पे सेटल्ड होता है, उससे ज़्यादा एडवांस होता जाता है। फिर कोई कारण होता है, भूख कारण हो सकता है, जलवायु परिवर्तन कारण हो सकता है, संसाधन खत्म हो सकते हैं, उसकी वजह से वो सभ्यता वापस डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर या तो वो सभ्यता किसी और स्थान पर अपना सेटलमेंट करती है, या फिर फैलाव की वजह से उस स्थान पर एक बार फिर से लोग सेटलमेंट होने की कोशिश करते हैं।
इस तरीके से ये जो कालीबंगा वाला स्थल है ये कई बार उजड़ा और कई बार बसा। इसी को दर्शाने के लिए आर्कियोलॉजी साइट के स्पेशलिस्ट कई लेवल में खुदाई करते हैं। पहले लेवल की खुदाई करी, इसमें क्या क्या उपकरण मिले, वो कौन सी कल्चर से रिलेटेड है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद सेकंड लेवल के उत्खनन होता है, उसके बाद फिर किया जाता है। तो ये जो कालीबंगा की ही इसमें कुछ 5 स्तर की खुदाई होती है। प्रथम दो जो उत्खनन थे वो प्राक हड़प्पा से संबंधित थे और अगले 3 वो हड़प्पा कालीन स्थलों में से थे। प्राक हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या डिफरेंस है? जो हड़प्पा सभ्यता है या जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके 3 प्रोमिनेंट चरण थे। पहला था प्राक हड़प्पा। प्राक हड़प्पा से पहले जो मेच्योरिटी हड़प्पा के नियोजित शहरों, सड़कों और व्यवस्था में थी, उससे पहले शुरुआती जो चरण था हड़प्पा का, जैसे यदि 2600 बीसी से 1800 बीसी तक मोटा मोटी यदि परिपक्व सिंधु घाटी सभ्यता के काल को माना जाए तो 2600 से पहले के जो चरण था, आज भी यदि कोई शहर बनता है तो पहले वो गांव होता है शुरुआत में, उसके बाद वो सेमी अर्बन, जनसंख्या बढ़ती जाती है, संसाधन बढ़ते जाते हैं, सेमी अर्बन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वहाँ इंडस्ट्री, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती जाती है, जीडीपी ग्रोथ होती जाती है, लोग ज़्यादा आकर बसने लगते हैं, तो फिर वो अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, सर्विस और इंडस्ट्री का विस्तार होता जाता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कम हो जाती है तो वो मेट्रोपॉलिटन में कन्वर्ट हो जाती है। यही प्रोसेस सेम पुराने काल में भी होता था। प्राक हड़प्पा सेमी अर्बन और विलेज टाइप की सोसाइटी थी जहाँ पे परिपक्वता कम थी, शहरें नियोजित नहीं थे, सड़कें उस स्तर की उच्च परिपक्व नहीं थी। तो हड़प्पा सभ्यता से पहले वाली सभ्यता को बोलते हैं प्राक हड़प्पा और उसके बाद वाली को बोलते हैं उत्तर हड़प्पा या लेटर हड़प्पन। तो इसमें जो पहले दो उत्खनन हैं वो प्राक हड़प्पा से, ये दोनों नाम रखने 5 याद रखने हैं, 2+3 भी याद रखने हैं। ये इस तरीके से समझो कि कोई ये ये इसलिए पूछा जाता है कि आपको ये समझ होनी चाहिए कि कालीबंगा पहले गांव था, फिर वापस इसमें मैच्योरिटी आई। जब ये गांव था तो ये लेवल 1 पे था, फिर जब ये मैच्योरिटी आई, सेमी अर्बन हुआ तो ये L2 स्तर पर पहुंचा। ये लेवल 2 सेमी अर्बन तक के हैं। उसके बाद इसमें इकोनॉमी एक्टिविटी बढ़ के L3, L4 और L5 तक ये एकदम मैच्योर मेट्रोपॉलिटन शहर टाइप का हो गया। वो अपन आगे पढ़ेंगे कि कैसे शहर जैसी व्यवस्था इस उस साइट की प्रमुख विशेषता के रूप में उत्खनन में पाई गई। कालीबंगा इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब सर्वप्रथम इसमें खोजा गया था तो इसमें काली चूड़ियों के टुकड़े मिले थे और चूड़ियाँ काली थी तो काली, और ये हनुमानगढ़ है वो पंजाब के पास में पड़ता है, तो यहाँ लैंग्वेज में पंजाबी भाषा का थोड़ा प्रभाव अधिक था। इसकी वजह से पंजाबी भाषा में चूड़ियों को बंगा बोला जाता था, तो काली और चूड़ियों को बोल गया बंगा, इसलिए इसका नाम पड़ा कालीबंगा। अब अपन सवाल देखते हैं, कालीबंगा उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर हुआ? 5 स्तरों पर हुआ। अब जो ऑप्शन इन्होंने गलत बनाए हैं वो एक्सट्रीम 8 है, इधर एक्सट्रीम 1 है, तो 5 सही उत्तर है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काला पत्थर नहीं है, जुता हुआ खेत नहीं है, ये दोनों उपकरण वहाँ मिले हैं। काली चूड़ियाँ रियल है, उपयुक्त भी नहीं है। प्राक युगीन हड़प्पा किसकी विशेषता है? तो कालीबंगा है। अब ये सवाल तब ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा जब बालाथल, गणेश्वर और आर तीनों पढ़ ली जाएगी और ये स्पष्ट कर दिया जाएगा कि वहाँ प्राक हड़प्पा यानी कि 2600 बीसी से पहले का कोई भी चरण विद्यमान नहीं था। अब एक और कॉन्सेप्ट चलता है कि
जब सिंधु घाटी सभ्यता का परिपक्व चरण की व्याख्या की जाती है तो इस बात पर डिबेट होती है कि भाई सारे जो भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल थे उनमें इतनी सिमिलरिटी कैसे है, जबकि कुछ कुछ स्थलों पर इतना डिफरेंस कैसे है। क्या ये सभ्यता किसी एक ही सभ्यता के प्रभाव के कारण विस्तृत हुई? जब वेस्टर्न हिस्टोरियन ने वाइट मेंस बर्डन थ्योरी को प्रूव करने के लिए ये तर्क दिया कि भाई ये तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये खुद की विशेषता है ही नहीं, ये मेसोपोटामिया से इम्पेक्टेड है। यानी कि पहले मेसोपोटामिया में सभ्यता विकसित हुई, वहाँ से लोग यहाँ आए और उसी प्रकार की सभ्यता यहाँ विकसित की। यानी कि इंडिया का ये जो मेच्योरिटी वाला एंशियंट पीरियड, गोल्डन पीरियड था, ये इंडिया खुद का है ही नहीं, बल्कि बाहर से इंपोर्ट किया गया है। यानी कि इंडिया की कल्चर उतनी डेप्थ में नहीं थी और ये जो अभी विकास दिख रहा है ये हमारी वजह से है। तो इसको काउंटर करने के लिए फिर नेशनल हिस्टोरियन ने बहुत सी अपनी थ्योरीज फैक्ट्स के आधार पर रखी कि मेसोपोटामिया से कनेक्शन नहीं है, या फिर मेसोपोटामिया को उल्टा सिंधु घाटी सभ्यता ने इम्पैक्ट किया था, या इनकी खुद की प्रोमिनेंट विशेषता थी। एक सबसे एक्सेप्टेबल कंक्लूजन यह आता है कि भाई प्राक हड़प्पा के टाइम अर्बन और विलेजेस सोसाइटी थी, फिर आपस में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती गई, इन आपस में कनेक्शन बढ़ता गया, ट्रेड बढ़ता गया, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, एक दूसरे से सीखे, और धीरे धीरे जिस प्रकार से वर्तमान में शहरीकरण हो रहा है उसी हिसाब से शहरीकरण होता गया और मैच्योर सिविलाइजेशन का विकास हुआ। जिसके प्रूफ में वो देते हैं कि देखो ईंटों का आकार समान है, नियोजन समान है, सब सभ्यता मिस्र के समकोण पे काटती है, ड्रेनेज सिस्टम सिमिलर है, घरों का आमाप समान है, या और वो भी बहुत सारे। उसी डिबेट में राजस्थान के अमलानंद गोत साहब एक और नया मुद्दा लाता है, सोती संस्कृति का विचार। सोती संस्कृति का विचार ऐसा है कि इन्होंने कहा था कि भाई एक बीकानेर में एक सोती जगह नामक स्थल है और उसी सोती में कनेक्टेड है कालीबंगा। अमलानंद गोत साहब ने सबसे पहले बीकानेर में सर्वेक्षण किया और वहाँ पे कुल 25 स्थलों की इन्होंने खोज की और वहाँ के कल्चरल लेवल को देखकर इन्होंने कहा कि भाई ये जो पूरी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें ये जो डिबेट है कि सारी संस्कृति अपनी ही मूलभूत किसी संस्कृति के मैच्योरिटी के लेवल पर पहुंचने के लिए किसी एक स्थल जिम्मेदार है, और वो स्थल है सोती। यानी कि सोती संस्कृति के लेवल पर सबसे पहले बसावट हुई, इन्होंने अपनी प्रगति को बनाए रखा, अपने आप को विकास करते गए, और अन्य जो स्थल हैं वो पहले निम्न स्तर के थे, लेकिन सोती संस्कृति के विकास के स्तर को और उसके सहारे के माध्यम से अन्य स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित चरण तक पहुँचे। और इस सोती संस्कृति के प्रसारण में इन्होंने कालीबंगा को शामिल किया, लेकिन बाद में अन्य हिस्टोरियन ने फैक्चुअल बैकिंग नहीं होने के कारण इस कथन को नकार देते हैं। बहरहाल बात यह है कि सोती नामक स्थान बीकानेर संभाग में खोजे गए 25 स्थानों में से एक है, कालीबंगा इसमें प्रमुख था। तो इन्होंने मर्दभांड के आधार पर, संस्कृति मर्दभांड की मैच्योरिटी के आधार पर जज की जाती है, तो उन्होंने भी कहा, इन्होंने तर्क ये दिया कि संस्कृति कालीबंगा निचले स्तर पर मौजूद थी और यह सिंधु घाटी का प्रारंभिक स्थल था। तो फिर इस कथन को काट दिया कि भाई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भी तो पहले से ही मौजूद थे, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता से अन्य स्थल प्रभावित हुए।
उसके बाद ये अपन पढ़ ही चुके हैं कि बीबी लाल और बी.के. थापर ने उत्खनन का कार्य किया, जो पहले के अमरानंद घोष के किए गए प्राकृतिक साक्ष्यों की पुष्टि करती है। और उसके बाद जो पूर्व हड़प्पा काल की सभ्यता थी उसको सोती संस्कृति नाम दिया गया। अब इस आधार पर ये सवाल करने की कोशिश करते हैं कि कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी कौन थे। अपन ने पढ़ा कि बीबी लाल के सहयोगी बी.के. थापर साहब है और एम.डी. खर्रे हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में एम.डी. खर्रे एक है, के.एम. श्रीवास्तव नया नाम है, एस.पी. जैन नया नाम है, ए त्रिपाठी नया नाम है। तो इसमें थोड़ा डेप्थ में सोचने की ज़रूरत है। जब भी किसी, मैंने बताया था कि साइट का उत्खनन करने के लिए एक हेड होते हैं, उसके बाद अलग अलग स्पेशलाइज्ड व्यक्ति की आवश्यकता होती है। बीबी लाल के साथ बी.के. थापर है, वो जो फील्ड एग्जीक्यूटिव था। एम.डी. करे साइंटिफिक एडवाइज़र थे। उसके साथ ये जो श्रीवास्तव साहब थे, ये स्ट्रेटिग्राफी और डॉक्यूमेंटेशन का काम करने वाले थे, जो परतों में विभेदन करते हैं कि कौन सी परत है जो प्राक सभ्यता से संबंधित है और इसमें जो नए उपकरण मिले हैं उसके हिसाब से कौन सी ये मैच्योर हड़प्पा की साइट का लेवल आ गया है। एस.पी. जैन साहब आर्किटेक्चरल मैपिंग और ड्राइंग का काम करते थे कि भाई सड़कें यदि समकोण पे काट रही है तो कौन सा पैटर्न बना है, नगर नियोजन यदि है तो इसमें पैटर्न सेम है कि नहीं है, उससे संबंधित मैपिंग की विशेषज्ञता एस.पी. जैन साहब कर रहे थे। तो इस हिसाब से ए त्रिपाठी नहीं है। एक्चुअली ये सवाल सिंधु घाटी सभ्यता के स्टैटिक पोर्शन से आया ही नहीं है। ये जो ए त्रिपाठी है इनकी वजह से ये सवाल बनाया गया था। ये जो ए त्रिपाठी है वो जो ये अभी ज्ञानवापी जो पूरा मामला हुआ था, एएसआई के अतिरिक्त महानिदेशक थे डॉक्टर आलोक त्रिपाठी, जो कि अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट विंग के स्पेशलाइजेशन रखते हैं। इनके अंडर ये ज्ञानवापी का उत्खनन हुआ था। तो यदि कोई करंट अफेयर्स फॉलो करता है उसको पता है कि डॉक्टर आर्कियोलॉजी तो अभी के हैं 2019-20 के, ऐसे में उत्खनन कालीबंगा का बहुत पहले बंद हो चुका है, तो ए त्रिपाठी हो नहीं सकते। उस आधार पर अंदाज़ लगाया जा सकता है कि यही उत्तर होगा। अब उत्खनन के बाद सभ्यता से जो सुनियोजित नगर योजना मिली उसके बारे में देखते हैं। ये जो कोटा ओपन लिखा है इसमें एक फैक्ट दिया है कि ये भूमि से 12 मीटर ऊंची और लगभग आधा किलोमीटर में फैली हुई थी, यानी कि बहुत बड़ा शहर था कुल मिला के। और ये जो संस्कृति है वो 2 भागों में बटी हुई थी। ये जो पश्चिमी एरिया है ये ऊंचा था और जो पूर्वी एरिया है वो थोड़ा नीचा था। और जो ऊंचा है वो छोटा था और जो नीचा है वो बड़ा था। इसका कारण क्या है? पुराने समय में उस समय टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, तो जो भी वीआईपी लोग थे जैसे राजा महाराजा, उनकी नौकरशाही वगैरह, पैसे वाले लोग, वो अपना खुद का जान का रिस्क कम करने के लिए, क्योंकि उस समय बाढ़ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, नदी के किनारे बसना उनकी मजबूरी थी। और नदी के किनारे कई कुछ सालों के बाद में बाढ़ देखी जा सकती थी, क्योंकि किसी वर्ष यदि बहुत ज़्यादा वर्ष बारिश हो गई और नदी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया तो इनके घरों के बहने की संभावना ज़्यादा रहती थी। इससे सिक्योरिटी के लिए ये जो संभ्रांत वीआईपी लोग थे ये अपना मकान है वो ऊपर बसाते थे, ताकि बाढ़, एक सीमित बाढ़ तक रक्षा की जा सके। जबकि ये जो ये बाकी बस्ती है ये इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उस समय लिमिटेड रिसोर्सेज थे। एक चीज़, दूसरी चीज़ है कि भाई जो वीआईपी लोग हैं वो अपने आप को अलग करने के लिए, अभी जो मुंबई की सोसाइटी है उसमें जो एक्टर वगैरह है उनके लिए अलग से सोसाइटी बनी है, वो अपने आप को अलग रखते हैं ताकि वो जो
इंसान में कुछ है वाला एलिमेंट को बनाए रखा जा सके। अंग्रेज़ों ने कहा कि हम लोग गोरे हैं इसलिए विशिष्ट हैं और सभ्य हैं, तो वो वाली एनालॉजी यहाँ लगाने के लिए उन्होंने खुद को अलग रखने और सिक्योरिटी के लिए ऊंचा बनाया। क्योंकि ऊंचा है वो वीआईपी का, तो वीआईपी कम होंगे तो इसलिए वो छोटा होता है। आम जनसंख्या ज़्यादा होती है इसलिए वो बड़ा है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो नीचा है। इस वाले भाग को बोला जाता था गड्डी। गड्डी एक संभ्रांत शब्द के लिए शब्द है, जबकि नगर एक सामान्य लोगों के निवास के लिए शब्द है। और दोनों को बिल्कुल अलग अलग प्रकोटे से सुरक्षित किया जाता था। सुरक्षित इसलिए किया जाता था ताकि वीआईपी लोगों के घरों में कोई भी आसानी से चोरी नहीं, सिक्योरिटी रहती थी, कोई चोरी ना करे, या कोई विशाल उस समय अटैक की भी तो संभावना रहती थी। उसको सिक्योर करने के लिए ये इन पे निर्भर नहीं रहना चाह रहे थे, इन्होंने अपने अपने अलग से सिक्योर की लेयर बना के रखी। तो ये हो गया मोटा मोटी खाका। ये मोटा मोटी खाका इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो। ये है प्री हड़प्पन साइट का मैप, जिसमें ये पूरी बस्ती बसी हुई है और ये हौज पौज तरीके से बचे हुए हैं। ये बहुत कम मकान आप देख रहे हैं, मड ब्रिक कच्ची ईंटों से बना हुआ। और ये ड्राई बेड ऑफ घग्गर रिवर के बिल्कुल किनारे पे बस्ती बसी हुई है। ये इतना विस्तार है। नाउ इन मेच्योर हड़प्पन साइट, थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। देखो ये गंगा का बेल्ट है। अब ये दो भाग हो गए, ये किले बंद हो गए, यानी कि चारों तरफ से घेरा हुआ है। और ये हो गया नगर वाला भाग, ये गड्डी हो गई। अब इसमें से देखिए, अब सड़कें बिल्कुल समकोण पे काट रही है, मकान बिल्कुल व्यवस्थित है, सड़कों के आसपास है, और ये बिल्कुल चारों तरफ से परकोटे से घेरा गया है। तो ये जो बात यहाँ लिखी गई थी कि भाई दो भागों में बटा हुआ है, दोनों का अलग अलग परकोटा है। तीसरी बात ये यहाँ की गई है कि भाई चौड़ी सड़कें हैं, समकोण पर काटती है। पिक्चर में आसानी से देखी जा सकती है। चौड़ी सड़कें हैं, समकोण पे काटती हैं, किनारे पर व्यवस्थित नालियाँ हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी कि भाई सड़कों के सारे नालियाँ बनाई गई थी, ताकि घर से निकल के फिर बड़ी नाली में, उसके बाद जब सारा शहर या मोहल्ले का पानी निकल जाता था तो उससे एक बड़ी नाली में और शहर से बाहर डिस्पोज ऑफ होता था। सवाल है कि दोहरी प्राचीर रक्षा की साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा से भी मिले हैं। अन्य संस्कृति से दोहरी रक्षा के प्राचीर के साक्ष्य क्यों नहीं मिले हैं? उसका रीज़न ये है कि कालीबंगा जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के 3 शीर्ष शहरों में शामिल थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उसके बाद तीसरा प्रमुख शहर था वो कालीबंगा थे। इसको आप इस तरह से कि यदि राजस्थान के 3 महत्वपूर्ण शहरों की सूची बनाई जाए तो जयपुर पहले स्थान पे, जोधपुर दूसरे स्थान पे, उसके बाद मान लो कि कोटा या जयपुर का नंबर आता है। तो इन शहरों में विकास का स्तर उच्च होगा, जबकि यदि आप जयपुर से कंपेयर करें किसी छोटे शहर को, बांसवाड़ा जैसे शहर को, तो उसमें मेच्योरिटी का वो लेवल नहीं रहेगा। तो ये जो दोहरी प्राचीर है, डुअल सिक्योरिटी है, यहाँ पे जयपुर में ज़्यादा वीआईपी लोग रहते हैं बनिस्पत की बांसवाड़ा से, इसलिए इनको सिक्योरिटी के लिए अलग से लेयर चाहिए। तो वो जो लेयरिंग है, डबल लेयरिंग, वो उस समय के बिल्कुल मैच्योर शहरों में ही हो सकती थी, इसलिए इसका उत्तर कालीबंगा है। ओजियाना, बालाथल या गणेश्वर सभ्यता एक अयस्क की साइट से महत्वपूर्ण साइट्स रही हैं, लेकिन जिस स्तर की मैच्योरिटी कालीबंगा में थी उस स्तर की मैच्योरिटी अन्य तीनों शहरों में नहीं थी। इसकी वजह से ये कालीबंगा ही उत्तर होगा इसका। सिमिलर सवाल है कि किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युगत किलेबंदी अवशेष मिले हैं? यदि ये फोटो ही आपको याद रह गई तो इसको आसानी से किया जा सकता है कि देखो व्यवस्थित प्राचीर युगत, तो इसका उत्तर भी कालीबंगा होगा, तीनों में नहीं है।
अच्छा, जो मकान बनाए गए हैं, जो सड़कें बनाई गई, उसमें कौन कौन से मटेरियल का यूज़ किया गया, उसमें भी एक डिबेट रहती है कि भाई इन्होंने पत्थर क्यों काम नहीं लिया। फिर यह है कि भाई यदि ईंट का प्रयोग किया गया तो ईंट ईंट का ज्ञान कहाँ से आया। फिर ईंट का यदि प्रयोग किया गया तो कच्ची किया गया या पक्की किया गया। यदि पक्की ईंट से बनाया गया है, इसका मतलब उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट जाता था, उनको पता था कि कच्ची ईंट टूट सकती है, पक्की ईंट टूटेगी नहीं। और यदि पक्की ईंट टूटेगी नहीं तो इनको मतलब इनको साइंटिफिक ज्ञान था। पक्की ईंटों में फिर दो प्रकार आ जाते हैं, एक ये कि धूप में सुखाई गई थी, या फिर कि अपन जो आजकल भट्टों में देखते हैं आग से जलाई जाती है और फिर उस पर पकाई जाती है, ये ज़्यादा मजबूत होती है। तो उस समय के लोगों में मकान की स्ट्रेंथ के लिए किस तरीके का साइंटिफिक टर्म। फिर दूसरी बात ये भी है कि आग से पकाई हुई ईंटों से मकान बनाने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ज़्यादा जो संभ्रांत लोग हैं, जहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आया होगा, वहाँ आग से पकी हुई ईंटों का उपयोग कर रहे हैं। यदि कहीं कच्ची ईंटों का प्रयोग किया तो ये हिस्टोरियन ये अंदाज़ लगाते हैं कि भाई हाँ, ये किसी इकोनॉमिक रूप से निचले व्यक्ति का रहा होगा, ताकि ये चूँकि आग वाली ईंटें अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए इन्होंने कच्ची ईंट का उपयोग किया। फिर धूप वाले के आधार पर ये मध्यम इकोनॉमिक स्टैंडर्ड पर रहा होगा, इसके आधार पर अंदाज़ लगाते हैं। तो यहाँ पे जो मकान बनाने के ईंटें मिली हैं वो धूप में सुखाकर प्रयोग किया, लेकिन बिल्कुल मीडियम साइज़ वाली, इतना भी नहीं कि भाई हड़प्पा सभ्यता के 3 प्रोमिनेंट साइट में से यदि हैं तो आग से पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया, नहीं, उन्होंने धूप से। फिर भी ये कच्ची वाले में नहीं है, धूप में सिखाकर प्रयोग किया है। और ईंट के पकाने का भट्टा का अवशेष भी नहीं मिला है। इस आधार पर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई आग से पकी हुई तो पक्का ही नहीं, क्योंकि यदि पकाई होता है तो भट्टा मिलता। और यदि कहीं कहीं भी ईंट पकाई हुई किसी ने यूज़ कर भी ली तो कहीं वो दूसरे सेंटर से उन्होंने ट्रेवल करके कि महंगाई होगी। यहाँ हड़प्पा के मेन सेंटर में ईंट पकाने की व्यवस्था नहीं थी। फिर अपने मकान को सिक्योर करने के लिए दीवार यदि पॉल प्लास्टर से पोती हुई नहीं होती है तो उससे दीमक वगैरह आप धीरे धीरे पानी रिस के उसको नुकसान कर सकते हैं। और स्पेशली यदि कि ईंट धूप से पकाई गई हो तो उसकी उम्र कम हो जाती है, इसलिए ये बाहर गारे का प्लास्टर करते थे ताकि इसकी सिक्योरिटी बढ़े। नालियों की बात अपन पहले कर चुके हैं। अंडाकार कुएं मिले हैं। अंडाकार कुएं पक्की ईंटों से बने हैं, ये ध्यान रखना। अंडाकार कुएं क्यों यूज़ करना, कुएं इसलिए यूज़ किए जाते थे कि जो नदी का पानी था ये लोग पीने के लिए यूज़ नहीं करते थे। पीने के लिए ये ग्राउंड वाटर ही यूज़ किए जाते थे। इसलिए एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं सब में कुएं मिले हैं। तो यहाँ पर अंडाकार कुएं मिले हैं, तो ये यदि ये जानकारी पता है कि भाई इन्होंने पीने के पानी के लिए कुओं का यूज़ पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में एक सामान्य प्रक्रिया है, तो इसके बाद आसानी से अंदाज़ा लगाया सकता है कि जो भी सिंधु घाटी सभ्यता इस तरह का हिस्सा है उसी में अंडाकार कुएं मिल सकते हैं। तो किस पुरातात्विक स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं, 2022 का सवाल है। कालीबंगा, हालांकि ये आहड़ भी थोड़ा जुड़ा हुआ है, लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण सेंटर है कालीबंगा का वो इस सिंधु घाटी सभ्यता का वो है कालीबंगा। तो कालीबंगा रिलेवेंस के हिसाब से ज़्यादा सटीक उत्तर होगा। फर्श चिकनी मिट्टी का बना हुआ था, ये आरबीसी में इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसलिए छोटी छोटी माइन्यूट इंफॉर्मेशन भी यहाँ ऐड की गई है। एक दूसरी बात यह है कि भाई मकान बन गया ईंटों से, धूप से सिकोई हुई से, बाहर प्लास्टर कर दिया गया, फर्श डाल दिया गया, वहाँ पर चिकनी मिट्टी लगा दी गई है। अब बारी आती है छत की। तो छत किससे बनाए जाते थे, कहा गया कि केबलों का प्रयोग नहीं करते थे, लकड़ी की बिल्ली लगाते थे और उसको फिर मिट्टी से लेप दिया जाता था। ये क्या प्रोसीजर है। केबलू होता है ऐसा मकान जिसमें ये जो खपरेल टाइप की चीज़ें हैं ये आपस में जोड़ी जाती हैं एक दूसरे पे। इससे बारिश के दौरान पानी के आने की संभावना कम हो जाती है और यह ज़्यादा टिकाऊ होती है।
लेकिन इस तरीके की व्यवस्था कालीबंगा में नहीं देखी गई है, बल्कि ये क्या करते थे, बिल्लियाँ मतलब बढ़िया, ये ऐसा लकड़ी का एक मान लो कि ये एक डंठल है, इसको यहाँ लगाया, उसके बाद बिल्कुल सटा के एक दूसरा डंठल ये लगा दिया, फिर ये तीसरा डंठल ऐसे लगा दिया, ऐसे सटा सटा के डंठल लगा देते थे। फिर जो बीच में गैप बढ़ता था उसको ये मिट्टी के लेप के माध्यम से पूरा कर देते थे। चूँकि संसाधन सीमित थे इसलिए ये प्रैक्टिस इनकी मजबूरी थी। केवलू लगाने के लिए उस समय या तो बांस का प्रयोग किया जाता था या ऐसे पत्तों का प्रयोग किया जाता था जो खपरेल के रूप में यूज की जा सके। ये मजबूत अधिक थे, लेकिन बारिश के दौरान इसमें पानी आने की संभावना ज़्यादा थी। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में केवलू से लकड़ी की बिल्लियाँ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के हिसाब से इकोनॉमिकली लो लोग यूज़ करते हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो सबसे विकसित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे उस स्तर का तो ये शहर नहीं ही था। अब इस स्थल की उत्खनन में कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है उसको यदि देखा जाए तो जो बर्तन और अवशेष मिले हैं वो पतले और हल्के हैं। एक चीज़ ये, वो उतने सुंदर भी नहीं है, सुडौल भी नहीं है। ये बात यहाँ क्यों लिखी गई है, कोई भी व्यक्ति यदि बर्तन और अवशेष यदि यूज़ करता है, अवशेष का मतलब गहने हो सकते हैं, उपयोग की जाने वाली ज़रूरी चीज़ें हो सकती है, व्यक्ति की प्रारंभिक ज़रूरतों में सबसे पहले वो उपयोगिता ढूंढता है। मान लो कि मुझे खाना खाना है तो उसके लिए थाली चाहिए। क्योंकि मेरी परचेजिंग पावर लिमिटेड है इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मेरे लिए कन्वीनियंट कोई भी थाली जिसमें बैठ के आसानी से खाना खा सकता हूँ वो वाली चाहिए, साथ थाली चाहिए। उसके बाद सभ्यता विकसित होती है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, डेवलपमेंट बढ़ता है, चीज़ों के प्रति एक्सेस बढ़ता है, तो फिर लोग कहते हैं नहीं नहीं ये जो एल्यूमिनियम के बर्तन है इसमें खाना नहीं खाऊंगा, मुझे स्टील वाले बर्तन चाहिए, ये नुकसान करते हैं या स्टील वाले घर में पड़े हुए अच्छे दिखाई देते हैं इसलिए मुझे स्टील की थाली चाहिए। फिर जब इकोनॉमिक एक्टिविटी और बढ़ती है तो बड़े लोगों के तो नहीं नहीं मैं तो चांदी के बर्तनों में खाना खाऊंगा। तो बर्तनों के हिसाब से हिस्टोरियन अंदाज लगाते हैं कि इकोनॉमिकली वो सोसाइटी कितनी अपडेटेड थी। कंपैरेटिवली यदि हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता को देखा जाए तो ये सभ्यता कहाँ स्टैंड करते थे। बर्तनों का सुंदर और सुडौल नहीं होना इसकी उस स्तर की सभ्यता के स्तर पर तो नहीं ही होती हैं, ये हिस्टोरियन पुष्ट करना चाहते हैं। इसीलिए ये बात लिखी गई है कि उसमें सुंदरता और सुडौलता की कमी है। दूसरी चीज़, मूल रूप से जो बर्तन बनाए जाते थे वो लाल थे और ऊपर जो पेंटिंग की जाती थी या तो वो काली शाही से की जाती थी या सफ़ेद शाही से की जाती थी। उसका कारण ये था कि ऊपर जैसे बताई तो तेरी चिकनी मिट्टी का उपयोग ये फर्श बनाने के लिए करते हैं और बर्तन बनाने के लिए आसपास में यदि कालीबंगा हनुमानगढ़ के आसपास यदि पनपी है तो अपन अंदाज़ लगा सकते हैं कि भाई हनुमानगढ़ में वर्तमान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो भूरी बलुई लाल टाइप की मिट्टी, यदि उससे कोई बर्तन बनेगा तो वो आज भी यदि कोई मटकी बनाई जाती है तो सूखने के बाद लाल ही दिखती है। तो मिट्टी का रंग लाल नेचुरली है क्योंकि वहाँ पर अवेलेबल मिट्टी, ये रटना नहीं है कि भाई मूल बर्तन का रंग लाल है उसके बाद पेंटिंग फिर पता चला कि वो उल्टा सीधा हो गया, नहीं। सोचना है कि भाई यदि अवेलेबल मिट्टी बुरी लाल है तो फिर यदि उसको बनाया जाएगा, सुखाया जाएगा, पकाया जाएगा तो अपना आप लाल हो जाएगी। यानी कि यदि यदि बर्तन का रंग नेचुरली मिट्टी की वजह से लाल है तो उस पर लाल पेंटिंग की नहीं जा सकती। और लाल पे पेंटिंग दिखे इसके लिए रंग कौन सा यूज़ किया जा सकता था, हो सकता है बैंगनी हरा हो, लेकिन उस समय उसके विकल्प कम थे। काला रंग बनाना आसान है, किसी भी चीज़ को जलाया, जलाने के बाद उसको घोड़ा काला रंग बन गया,
सफ़ेद रंग बनाना आसान है क्योंकि अवेलेबल कहीं पास में चूना है, चूना को गलाया सफ़ेद रंग। तो काला और सफ़ेद रंग एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से ईजी है। और बर्तन बनाने के लिए जिस मिट्टी का यूज़ किया गया उसके बाद सुखाकर लाल अपना आप बने। तो ये रटना नहीं है, मिट्टी का रंग नेचुरली लाल है, काला और सफ़ेद रंग नेचुरली एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से ईजीली अवेलेबल है। तो उस वजह से ये किया गया। राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मर्द भांडों को लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामिति की गई है? तो कालीबंगा। अब ये सवाल उठता है कि क्या आहड़ और गिलोंड से प्राप्त बर्तनों में लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामिति नहीं की गई है? तो कुछ सेंटर पर या तो इस प्रकार के मृदभांड मिले ही नहीं है, या वहाँ पे डिजाइनिंग का प्रोसेस दूसरा है। यदि अपन यही सवाल दूसरी प्रकार की सभ्यता पढ़ेंगे तो वहाँ ज़्यादा स्पष्टता से देखेंगे। अब एक मुद्दा है कि भाई बर्तन जो थे उसमें कौन से कलर के बाद कौन से विषयों की पेंटिंग की जाती थी। इससे हिस्टोरियन क्या निकालना चाह रहा है? हिस्टोरियन ये निकालना चाह रहे हैं कि भाई उस समय लोगों को क्या चीज़ अच्छे लगते थे। जैसे आज की दृष्टि में यदि देखे जाए तो कोई पेंटिंग यदि बनाता है तो या तो कोई बहुत पॉपुलर, जैसे यदि क्रिकेट विराट कोहली खेल रहा है तो लोग हाथ से बनाई हुई पेंटिंग लेकर आते हैं। या अभी जो पुष्कर का मेला लगा था इसमें प्रेमानंद जी महाराज की मूर्ति को सैंड आर्ट से बनाया गया था। यानी कि ये दर्शाता है कि अभी के युग के अंदर कौन सा सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला व्यक्ति है। उसी आधार पे हिस्टोरियन चित्रों के आधार पे ये अंदाज लगाते थे कि उस समय के लोगों को सुंदरता क्या लगते थे। तो उस आधार पे जब इन्होंने उपकरण प्राप्त किए तो पता चला कि भाई फूल पत्तियाँ नेचुरल ब्यूटी सभी को अच्छी लगती हैं। आज भी यदि कोई पेंटिंग बनाता है तो पहाड़ बनाएगा, उसके पास में घर बनाएगा, पीछे सूरज, कोई व्यक्ति फ़ोटो भी लेता है तो चाहता है कि भाई पीछे का शाम का सनसेट का दृश्य आए। तो ये जो नेचर को अपने अंदर खुद के साथ समेटने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत पुरानी है। फूल पत्तियाँ उसी का एक हिस्सा थी। और प्रकृति में उपलब्ध जानवरों की फोटोएं बनाई जाती थी। आज भी टाइलों पे देखते हैं कि मछलियों की फ़ोटो रहती हैं, या फिर अलग अलग जो कपड़े आते हैं उसमें कई जानवरों की फ़ोटो रहती है। तो ये जानवर अच्छे लगते थे या उस समय की पेंटिंग में भाते थे। दूसरा चीज़ हिस्टोरियन ये देखते हैं कि भाई यदि किसी भी उपकरण पर मछली बनी हुई है इसका मतलब ये है कि उस सभ्यता के लोग इस पर्टिकुलर जानवर को जानते थे, या तो वो उनके इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल था, वो जंगलों में एक्सप्लोर करते थे, देखते थे, या इनको पालतू पशु के रूप में उपयोग करते थे। तो ये जो जानवर हैं मछली, कछुए पानी से संबंधित, बतख पानी से संबंधित और हिरण जंगल से संबंधित, इनके बारे में ये जानते थे। अब ये इससे सवाल ये बनता है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा जानवर है जो जिससे कालीबंगा के लोग परिचित थे। तो यदि इन चीज़ों की पेंटिंग है तो पेंटिंग तभी बन सकती है जब हिरण के बारे में जानकारी हो। और यहाँ तो शायद ये हिरण दिख भी रही है, ये बारहसिंगा, इसकी दो ये है, तो हिरण लगाना आसान है। मछली कछुए का अंदाज ऐसा लगाया जा सकता है कि जैसे कोई साइंस पढ़ते हैं, स्पेशली एनवायरमेंटल साइंस, तो उसमें एक डिबेट आती है वह कि इंसान का जन्म कैसे हुआ, मानव कैसे उद्भव हुआ। तो उसमें साइंटिफिकली प्रूव किया जाता है कि भाई सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन बनाना चालू किया। उस ऑक्सीजन से प्राइमरी समुद्री जीव का उद्भव हुआ, और उसके बाद सबसे बड़े जीवों में सबसे पहले मछली और कछुआ आए। तो यदि मानव सभ्यता का इतिहास 40,000 साल से भी पुराना है तो
40,000 साल पहले यदि कभी मानव आया तो मछली और कछुए सबसे पहले बने हुए, आज भी बने हुए। इसका मतलब काले बंगा सभ्यता में बीच में लुप्त तो थोड़ी हो सकते हैं, उद्भव हुआ अभी भी है, इसका मतलब वो कंटिन्यू चल रहे हैं। तो दो तो कट गए, मछली और कछुआ दोनों सिंधु इंसानी सभ्यता के उद्भव के मूलभूत रहे हैं। बाकी तीन देख याद करने हैं, थोड़ा इनकी फोटो भी डाल दी जाएगी बाद में थोड़ा। उसके बाद जो उपकरण मिले हैं उसमें पशु पक्षी स्वरूप में खिलौने, जो इसे आ जाते हैं कि भाई ये घोड़े के रूप में उपकरण मिल गए बच्चों को खिलाने के लिए। मिट्टी की मोहरें आम बात थी सिंधु घाटी सभ्यता में। जहाँ भी सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य सेंटर था वहाँ मोहरें मिली है। उसका उपयोग ये किया जा सकता है कि कोई भी हायर अथॉरिटी यदि नियोजित शहर में है तो उसकी सील लगती थी। यदि कोई सामान पहुँचाना है तो उसको भाई हाँ ये सामान पर्टिकुलर अथॉरिटी का, इसके लिए सील लगती थी। तो यदि कोई मेच्योर हड़प्पन साइट है तो वहाँ पे मोहर मिलना आम बात थी। तो सामान्य बात है मोहर मिलना। चूड़ियाँ कांच के मन के, ये भी दोनों आसान है क्योंकि यदि इसका नाम ही कालीबंगा चूड़ियों का नाम पे तो चूड़ियाँ मिलनी है। कांच के मन के बहुत आसान है क्योंकि यदि इतनी मेच्योर सोसाइटी है तो वहाँ के लोग कला वगैरह सुंदरता में ध्यान तो देते ही होंगे। ये जो जानकारी वाली विशेष चीज़ ध्यान रखनी है, तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं, तांबे की चूड़ियाँ मिली है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। औजार और बाट के सामान भी मिले यहाँ पर। कोई नई बात नहीं है, कालीबंगा की लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के समान है जो आज तक पढ़ी नहीं गई है। अपन जिसे लिखते हैं उससे उल्टा, ये लोग दाएं से बाएं ऐसे लिखते थे। अपन ऐसे लिखते हैं कि राम खेत गया, ये ऐसे लिखते थे, राम खेत गया, उल्टा लिखते थे। एक बार नेट में ये सवाल आया था कि भाई ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है किधर से किधर लिखी जाती है। भांडों और मोरों पर भी लिपि का अवशेष मिले हैं। जो मूल कालीबंगा सभ्यता का स्थल है वहाँ से दक्षिण पूर्व दिशा में मान लीजिए ये साइट है, यहाँ पे कालीबंगा स्थल है। इसके दक्षिण और पूर्व इस दिशा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, ये इस तरीके से, ये जो हल दिख रहे हैं इसके आधार पर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई ये लोग खेती करने के लिए विशेष प्रकार के हल का प्रयोग करते थे। और हिस्टोरियन अंदाज लगाते हैं कि भाई एक वर्ष में जिस प्रकार से खरीफ और रबी की फसल होती है उस तरीके से 2 प्रकार की फसल लेते थे। कॉलेज यह कहता है सारंगी 2019 में सवाल आया था कि भाई पुरातात्विक स्थल जो कालीबंगा है इसमें जुते हुए खेत के प्रमाण किस दिशा में है। तो ये लिखा हुआ है कि भाई दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। बाकी ऑप्शन को कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन कैसे बनाए हैं, जैसे ये उत्तर है, उसके बाद इन्होंने ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए कौन सा दिया, देखो दक्षिण पश्चिम ये दिया, दक्षिण को कॉमन रखा, फिर उन्होंने पूर्व को कॉमन रखा तो उत्तर पूर्व, उसके बाद एक अलग। तो इधर पूर्व कॉमन है, इधर दक्षिण कॉमन है, दक्षिण पूर्व, इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। एक जो इस साइट की महत्वपूर्ण विशेषता है वो है कि भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये क्या चीज़ है, सिंधु घाटी सभ्यता प्रारंभ से अर्बन से सेमी अर्बन से मैच्योर हड़प्पन साइट के रूप में परिपक्व हुई, उसके बाद एकदम से लुप्त हो जाती है, गैप आ जाता है, ऋग्वेदिक काल आ जाता है। तो हिस्टोरियन के बीच में एक डिबेट रहती है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो इतनी मैच्योर्ड थी, एक परिपक्व स्तर का शहर था, वो एकदम कैसे लुप्त हो गई। तो उसके बाद बहुत सारी थ्योरीज है, कुछ लोग, कुछ विद्वानों का मत है कि भाई बाढ़ आई थी, पूरी पूरी सभ्यता को ख़त्म करके चली गई। उसके लिए हिस्टोरियन बैकिंग फैक्ट देते हैं कि भाई जो गाद है, उत्खनन में पूरे मकान के 10 से 15 फीट तक गाद देखी गई, जिस जो डूबने का प्रमाण है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई टेक्टोनिक विखंडन हुआ, टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पीछे का भाग ऊपर उठ गया, जिसकी वजह से पानी का जो फ्लो रुक गया, रुकने की वजह से वो पानी पूरा रुकने की वजह से वो टेक्टोनिक एक्टिविटी वो बाढ़ के रूप में काम, बांध के रूप में काम करी, जिसकी वजह से पानी स्टोर हो गया
और सारी सभ्यताओं को डुबो दिया। कुछ विद्वान कहते हैं कि भाई पारिस्थितिकी बदलाव आ गया, एकदम से वहाँ पे सूखा पड़ गया है, इतनी बड़ी जनसंख्या थी, इन्होंने पहले से ही उनके पशु पक्षियों को चराने के लिए जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स थे वो ख़त्म हो गए। उसके बाद जब पारिस्थितिकी चेंज आया तो जो स्रोतों की कमी पड़ी वो उनकी पूर्ति नहीं कर पाए, तो भूखे मर गए या कहीं और माइग्रेट कर गए। बहुत सारी थ्योरी है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए ये जो भूकंप का प्रमाण है ये साबित करना चाह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता अलग अलग किसी कारणों से पतन की ओर गई हुई, लेकिन ये रेत के विस्तार के कारण हड़प्पा सभ्यता का कालीबंगा सभ्यता के पतन को भूकंप कारण मानते हैं। और ये प्राचीनतम साक्ष्य हैं, यानी कि इससे पुराना यानी कि राजस्थान में तो कहीं नहीं, बाहर बहुत ही कम ऐसे साइट है जहाँ पर भूकंप के प्रमाण मिलते हैं। अब एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसके साथ ही और जुड़ी हुई है कि जो गड्डी वाला क्षेत्र था, ये गड्डी वाला ऊपर वाला क्षेत्र था, वहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ था ईंटों से, और उसमें 7 अग्नि वेदिकाएं थी। अब ये 7 अग्नि वेदिकाओं को हिस्टोरियन ने इतना हाईलाइट क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि इससे ये अंदाज़ लगाते हैं कि भाई एक इतनी परिपक्व सोसाइटी में कोई सामाजिक भोग या खाने पीने का प्रोग्राम तो रहा ही होगा, तो उसको वो कैसे मैनेज करते हैं? उस समय कोई गैस सिलेंडर की व्यवस्था तो थी नहीं। तो फिर वो अंदाज़ लगाते हैं कि ये जो 7 अग्नि वेदिकाएँ थी ये स्पेशली बनाई गई थी कि कोई भी सामाजिक प्रोग्राम हो तो इन बड़ी बड़ी 7 अग्नि भट्टियों के माध्यम से इतने ज़्यादा लोगों का खाना बनाया जा सके। तो ये जो सवाल आते हैं वो इस एनालॉजी के साथ आते हैं कि भाई उस दौरान की सोसाइटी में सोशल प्रोग्राम के लिए क्या विशिष्ट प्रकार के अरेंजमेंट थे, उस अरेंजमेंट को डिपिक्ट करने के लिए हिस्टोरियन ने पर्टिकुलर इस स्थान की खोज की। अब आपको लगता होगा कि यार ये अग्नि वेदिकाएँ कौन सी क्या मिली, कहाँ से कहाँ मन का मिला, इसको रटने की क्या ज़रूरत है? इससे ये जानकारी मिलती है कि वहाँ की सोसाइटी कैसे फंक्शन करती थी। तो यदि इतनी बड़ी साइट है तो उसमें अग्नि वेदिकाओं के माध्यम से सामाजिक भोग का प्रोग्राम किया जाता था। और यही कारण है कि ये पूछा है कि अग्नि वेदिकाएँ कहाँ मिली है, तो कालीबंगा में। कितनी मिली है, तो यहाँ साफ साफ लिखा है 7 आयताकार है। तो 7 ही अभी जो ऑप्शन बनाए हैं उसमें देखो 4, 7, 8, 9, हमेशा 2 एक्सट्रीम उत्तर कभी नहीं होते, 7 और 8 में से होते हैं। सही उत्तर है 7। फिर आया कि कालीबंगा से प्राप्त चबूतरा किससे निर्मित है? ईंटों से। कभी और आएगा तो ये आएगा कि कच्ची ईंटों से पक्की। इससे पूरे सवाल आ चुके हैं। नया सवाल यही है कि ईंटें कौन सी थी, कच्ची थी या पक्की थी? तो कच्ची ईंटें थी। आरबीसी में अतिरिक्त जानकारी क्या है? ये जो 3-4 पॉइंट है इससे सवाल आया नहीं है और ये आरबीसी की किताब में लिखे हुए हैं। ऐसे में ये जो 3 लाइनें हैं इससे भविष्य में सवाल बनने की संभावना बहुत ज़्यादा आ जाती है। कब्रिस्तान मिले हैं। कब्रिस्तान से ये जानकारी लगा सकते हैं कि भाई शव का दहन होता था। एक्चुअली क्या है कि अलग अलग कल्चर में अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जहाँ पे शव को दफना दिया जाता है। दादूपंथी आज भी हैं जो मरे हुए शरीर को ऐसे ही चील कौवों को खाने के लिए छोड़ जाते हैं। तो ये क्रीमी सिमेट्री और क्रीमिजेशन की प्रोसेस है। इस पर हिस्टोरियन ये सोचते हैं कि भाई इनका क्या थॉट प्रोसेस है कि भाई जैसे यदि किसी कहीं पे खुदाई की और समाधान मिला और उसके साथ कुछ वस्तुएं मिली, कुछ उपकरण मिले, तो वो फिर अंदाज़ लगाते हैं कि ये सोचते होंगे कि भाई मरने के बाद में भी जीवन वापस मिलता है, इसलिए कुछ उपकरण वो छोड़ देते हैं। या फिर संयुक्त समाधान के आधार पर हिस्टोरियन अंदाज़ लगाते हैं कि भाई एक यदि दोनों को साथ, स्त्री पुरुष को साथ दफनाया गया है, इसका मतलब सोसाइटी में पुरुष का डोमिनेंट नहीं था, दोनों सिमिलरिटी से दोनों को जज करते थे। इसी
मृत्यु के बाद के जीवन का अंदाज़ा और उस सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम को जानने के लिए हिस्टोरियन ये जो कब्रिस्तान है उसको विशिष्ट प्रकार से रखते थे। तो यहाँ कब्रिस्तान मिला है, इसका मतलब यहाँ समाधान था, यानी कि गाड़ते नहीं थे, सबको जलाया जाता था, दफनाया नहीं जाता था। ये जानकारी कभी न कभी एग्ज़ाम में आएगी। एक जो ये साइंटिफिकली बहुत ही ज़रूरी जानकारी मिली है, इससे सवाल ये एग्जामिनर कभी अभी हाल के दिनों में ध्यान गया नहीं है, ये आएगा ज़रूर। बच्चे के कंकाल में, जो बच्चे का कंकाल मिला उसकी खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। 6, ये नंबर याद रखना है, 6 कितने छिद्र एग्जैक्ट, ये 6 नंबर याद रखना। यदि एग्जामिनर का खसका हुआ तो वो 6 ही पूछेगा। अब ये 6 छिद्र से हिस्टोरियन क्या अनुमान लगाते हैं? वो ये लगाते हैं कि ये जो 6 छेद है ये मार के ठोक के पीट के नहीं किए गए होंगे। कोई साइकाइट्रिस्ट या खोपड़ी का स्पेशलाइज रहा होगा, उन्होंने बीमारी का इलाज करने का प्रयास किया होगा। तो इस इलाज करने के प्रोसेस में वो छेद खोपड़ी के अंदर रहे होंगे। मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज के प्रमाण ये 6 छेद। तो ये इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन है चिकित्सा से संबंधित इस स्थल की, और इससे कभी भी आज तक सवाल आया नहीं है। ये सवाल भविष्य में आएगा ही आएगा, क्योंकि इतनी मेच्योर सोसाइटी का साइंटिफिक टेम्परामेंट जज करने के लिए ये एक बहुत ही जानकारी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। अवशेषों में जो अतिरिक्त जानकारी आरबीएसई किताब में दी गई है, बैलगाड़ी वाले खिलौने, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई लोग बैलगाड़ी यूज़ करते थे। यदि खिलौने के बारे में जानकारी है कि बैलगाड़ी कैसे बनानी है, वो तभी संभव है जब एक्चुअली में वो यूज़ कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन साधन के रूप में बैलगाड़ी। हवन कुंड से क्या जानकारी मिलती है? जब वैदिक एज पढ़ी जाती है और लेटर वैदिक एज पढ़ी जाती है, तो जो वैदिक काल है इसमें किसी भी सामाजिक प्रोग्राम या मनोकामना को पूरी करनी है। जैसे कोई चाहता है कि भाई मुझे इकोनॉमिकली ठीक होने के लिए, उस समय की इकोनॉमी में जो सेंट्रलाइज सिस्टम था वो पशुपालन था, तो वो ये करवाता था छोटा मोटा कि भाई मुझे ज़्यादा पशु मिले ताकि मैं ज़्यादा बड़ा बनूँ। आज की धारा में भगवान के जाते हैं, लोग हाथ जोड़ के कहते हैं मुझे गाड़ी दिलाना, मुझे नौकरी दिलाना, इसीलिए कि वो इकोनॉमिकली आगे बढ़ना चाह रहा है। आज के टाइम में भी कोई लोग कहते थे कि भाई मुझे लड़का चाहिए, लड़की चाहिए। वैदिक एज वाले लोग भी यही करते थे, यज्ञ करवाते थे ताकि उसके लड़का हो। तो जो हवन कुंड है इससे क्या जानकारी मिलती है? एक ये डिबेट चलती है कि भाई इंडिया में जो कल्चरल इवेंट हैं वो कितने पुराने हैं। क्या कुछ कुछ इवेंट है वो सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक काल से भी चले आ रहे हैं। तो ये जो हवन कुंड की जानकारी है वो हिस्टोरियन अलग से इसलिए रखते हैं कि वो ये दर्शाना चाह रहे हैं कि भाई देखो, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें भी हवन होता था। फिर उसके बाद वैदिक एज आया, उसमें यज्ञ प्रोमिनेंट हो गई। फिर लेटर वैदिक एज आया, उसमें यज्ञ बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गए। उसके बाद सोसाइटी आगे बढ़ी तो कर्म की भूमिका बढ़ती गई, यज्ञ डिसेंट्रलाइज होता गया। आज भी यदि कोई आदमी को पवित्र काम करना है तो यज्ञ करवाता है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि भारत की जो वर्तमान कल्चर है वो सिर्फ लेटर वैदिक एज से भी नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता से भी पीछे जाती है, क्योंकि हवन एक जिगजैग लाइन के साथ कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसलिए हवन कुंड को हाईलाइट किया गया है। हालांकि हवन कुंड का अभी सवाल आया नहीं है। लकड़ी की नाली इसलिए बनाई गई क्योंकि रियल लाइफ में उनके नाली का यूज होता था ताकि सुनियोजित तरीके से पानी को बाहर निकाला जा सके। खिलौने के रूप में भी होता था। मुहर बेलनाकार होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में 3-4 प्रकार की मुहर, एक बेलनाकार, एक आयताकार, एक गोलाकार यूज होती थी। तो कौन से प्रकार की मुहर यूज होती थी, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। मुहर कौन से प्रकार की यूज होती थी ये याद ही रखना पड़ेगा। सवाल है कि कौन सी एक कालीबंग सभ्यता से संबंधित नहीं है। घर
ईंटों से बने हुए थे, कोई डाउट नहीं है। दुर्गीकरण सिटाडल बता दिया, 2 प्रकार से शहर बटा हुआ था प्रकोटों में, अलग अलग प्रकोटों से सुरक्षित थी। जो गढ़ वाला भाग है उसको दुर्ग बोलते हैं या सिटाडल बोलते हैं। और अग्निकुंड जो बताया था कि 7 आयताकार अग्निवेदिकाएं सामाजिक प्रोग्राम में लोगों को खिलाने पिलाने के लिए थी, तो वो भी हो गया। लोहे के उपकरण नहीं मिले हैं। और ये सवाल बहुत आसान था, इसके लिए आपको एक समझ चाहिए, और वो समझ ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो उपकरण और धातु के मामले में थी, वो पहले 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 जो सभ्यता का विकास हुआ, तो सबसे पहले उन्होंने उपकरण का यूज़ किया पत्थर के बाद सीधा कांसा और तांबा यूज़ करने लगे। और ये जो इन दोनों संस्कृति का सबसे शीर्ष सभ्यता का स्थल था तांबा। फिर जब तांबा की संस्कृति और मेच्योर होती गई, पत्थर की सोसाइटी मेच्योर होकर कांसा तांबा बनी, इन दोनों सोसाइटी में से मेच्योर सभ्यता थी तांबा, जिसको बोलते हैं चालकोलिथिक साइट। फिर ये जो सभ्यता मेच्योर हुई तो ये सिंधु घाटी सभ्यता बनी। तो सिंधु घाटी सभ्यता डोमिनेंस के रूप में तांबे और कांसे का यूज़ करते थे। लोहे का डोमिनेंस अभी नामो निशान नहीं है। लोहा सबसे पहले आता है, सिंधु घाटी सभ्यता पतन होती है, कुछ लोग कहते हैं इसी का कंटिन्यूड प्रोसेस होता है वैदिक एज। वैदिक एज में भी लोहे का प्रयोग नहीं। फिर जब लेटर वैदिक एज आती है, मार्क्सवादी हिस्टोरियन के अधिकांश अनुसंधान के अनुसार 1000 BC के आसपास सर्वप्रथम लोहे का यूज़ किया गया। फिर वो जो महाजनपद काल के आसपास की क्रांति है, सेकंड नगरीकरण, पहला नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता में हो चुका है, उसके बाद अगला नगरीकरण को महाजनपद काल में बोलते हैं। और जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने जब रिसर्च किया तो उनका यही कारण था कि 1000 BC के आसपास लोहे की खोज हुई, उसकी वजह से उन्होंने लोहे के उपकरण बनाए। विशेष रूप से ये जो कुल्हाड़ी वगैरह है, हल वगैरह है, कुल्हाड़ी से इन्होंने पेड़ पौधों को काटा, जंगल को साफ किया। फिर लोहे को पिघला कर गहरी जुताई वाले हल बनाए, फिर हल से जुताई की। फिर लोगों के पास बहुत सारा अनाज हो गया, अनाज की वजह से इकोनॉमी बढ़ती गई, अधिशेष बढ़ गया, लोग स्पेशलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी करने लगे, उसकी वजह से लोगों के पास धन बढ़ता गया और ये नगरीकरण करे। तो ये जो लोहे का कॉन्सेप्ट है, ये 1000 BC में महाजनपद काल के पहले लेटर वैदिक एज की सच्चाई है, इस काल की नहीं। अगला सवाल है कि कौन सा पुरावे से वे कालीबंगा से संबंधित नहीं है। तो मृदभांड है, अग्निवेदिका है, दुर्गीकरण है, शैल चित्र यहाँ नहीं मिले। चित्र मृदभांड पे मिले हैं। शैल चित्र का मतलब, शैल का मतलब भाटा, चट्टान पे लिखे हुए शैल नहीं मिले हैं। अब ये कुछ अतिरिक्त जानकारी हैं जो कोटा ओपन से ली गई हैं कि ये कौन कौन से अनाज को पीस कर खाते थे, कौन कौन से अनाज को पीस कर खाते थे। तो अब है कि भाई जो गेहूँ, चना, बाजरा और सरसों, अब यदि हनुमानगढ़ के आसपास का एरिया अर्ध शुष्क क्षेत्र है, आजकल की तरह वहाँ इंदिरा गांधी नहर तो थी नहीं, तो उस एनवायरनमेंट के क्लाइमेट के हिसाब से कौन सी फसल वहाँ चूज करना ज़्यादा आसान था। तो बाजरा इसलिए आसान था क्योंकि शुष्क क्षेत्र है, धूप ज़्यादा पड़ती है। गेहूँ जो अभी भी अन्न का कटोरा है, तो वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो गेहूँ जो बाजरा को आसानी से निकाला जा सकता है। चना और सरसों को उसी लगभग सेम क्लाइमेट के हिसाब से किया जाता है, तो आसानी से याद रखा जा सकता है, या फिर समझा भी जा सकता है कि भाई यदि इस क्लाइमेट के हिसाब से कौन सी फसल चूज की जानी चाहिए। एक जो अन्य साइट्स पर जिस चीज़ से लोग अवेयर थे और वो कालीबंगा वाले लोग, उसकी खेती नहीं की जाती थी, वो है चावल। चावल की खेती इसलिए नहीं की जाती थी क्योंकि चावल, अब आजकल तो बहुत सारा अनुसंधान हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर संकरित फसल आ गई, तो अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से सूट करते हुए भी चावल की खेती की जा सकती है। फिर कि पुराने ज़माने में चावल की एक विशेषता होती है, उसको उगाने के लिए खेत को पानी से भरकर रखा जाना जाती है।
जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, अब आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो वो पानी भी कम चाहिए, लेकिन उस समय तो टेक्नोलॉजी उस स्तर की थी, तो उस स्तर की खेती करने के लिए चावल में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी। सिंधु घाटी सभ्यता का तट था, लेकिन उस समय के चावल की खेती के लिए हनुमानगढ़ की क्लाइमेट उस हिसाब से उसको एडजस्ट नहीं करती थी, चावल की खेती को सपोर्ट नहीं करती थी, इसलिए वहाँ पे चावल की खेती नहीं होती थी। ये यहाँ सवाल भी है कि किसके साक्ष्य कालीबंगा पुरातत्व हिसाब से प्राप्त नहीं हुआ है, तो चावल के साक्ष्य नहीं मिले, बाजरा का मिला है, गेहूं का मिला है। ये जो चावल की खेती है, हाथी दांत की कंघी भी मिली है। लोग मांसाहारी थे, किस किस का मांस खाते थे? घर में पाली हुई भेड़ का खाते थे, बकरी का खाते थे, मछली एक आसान विकल्प था, पालो पौंड में और खाओ। ऊँट की हड्डी के साक्ष्य मिले, जो सबसे पहला सवाल मिला था कि भाई ऊँट की हड्डी का साक्ष्य मिला था। ऊँट, अब ये थोड़ा समझ वाला मामला भी है कि भाई आज भी ऊँट राजस्थान में बीकानेर बाड़मेर के मरुस्थलीय क्षेत्रों से गंगानगर हनुमानगढ़ मिलते हुए पाया जाता है। तो वो रेगिस्तान का राजा था, तो उस समय भी वो रेगिस्तान तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि वहाँ सरस्वती नदी बहती थी, लेकिन क्लाइमेट के हिसाब से उतनी शुष्कता तो उस समय भी थी, तो ऊँट वहाँ पाया जाता था। पालते किसके थे? तो गाय और भैंस को। ये सिंधु घाटी सभ्यता के 3 महत्वपूर्ण स्थलों में से था, इसलिए इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। ये भी सवाल आया हुआ है।